Good morning, everyone. My name is Ankit Ghar. Welcome back to my channel. Today, we are going to cover 13th September quick current affairs and the news, latest news. So, अगर हम द हिंदू के फर्स्ट पेज के बारे में डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट है जो इसराइल ने लेबनान के ऊपर फिर से एयर स्ट्राइक किया है। दो और डेड हो गए हैं और दो बेसिकली हिजबुल्लाह के लीडर्स डेड हुए हैं। तो दिस इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर अस। उसके बाद अपोजिशन ने टारगेट किया है सीपीआईएम को, फियरिंग लॉस ऑफ माइनॉरिटी वोट्स। ठीक है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास। इंपॉर्टेंट अतीसी ने बोला है कि भाई अक्टूबर में दिल्ली में जितने भी गड्ढे हैं सड़कों पे वो भर दिए जाएंगे। टू एबडक्टेड मणिपुर यूथ सीक सीएम हेल्प। ये भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। सेंथी बालाजी एंड थ्री अदर्स वोन इन एज मिनिस्टर इन स्टालिन कैबिनेट। ठीक है, ये भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था यस्टरडे। और उसके बाद 92% ऑफ वर्कर्स क्लीनिंग अर्बन सेवर सेप्टिक टैंक बिलोंग्स टू एस सी एस टी ओबीसी ग्रुप फाइल सर्वे। इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो इस ओवरऑल न्यूज के बेसिस पे ये है कि जितने भी सीवरेज क्लीनर वाले बंदे हैं उसमें जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट शेयर है, या फिर आई वुड से कि इस टाइप के काम को जो कर रहे हैं वो लगभग 92% जो है नॉन रिजर्व रिजर्व कैटेगरी से है, यानी एस सी एस टी और ओबीसी से है। अगर फर्दर बाइफरकेशन डालना है तो एस सी से अराउंड 69% है, एस टी से 8.3% है, एंड ओबीसी से 14.7% है, और जनरल कैटेगरी से 8% है। ये हैजार्डस क्लीनिंग है और इसके इसमें लगभग 370 पीपल की डेथ हुई है फ्रॉम 2019 से। और उसके बाद जो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नमस्ते प्रोग्राम के अंतर्गत इसका ये पूरा डाटा निकाला था। 3000 अर्बन लोकल बॉडीज से डाटा कलेक्ट किया था। 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का डाटा मिला के ये इतना ये रिप्रेजेंटेशन है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, इनके लिए एक स्कीम चलाई है। द रीजन बिहाइंड कि भाई जो अपना ये लास्ट ईयर के बजट में प्रोविजन आ गया था कि भाई हम कोई भी मैनुअल नहीं करेंगे, बस मैकेनाइजेशन करेंगे और स्कैवेंजर्स का। तो उसमें जो भी ये डेथ रेट है या इस तरह की अनहाइजीन कंडीशन में कोई काम करता है, ये इस तरह के काम एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड में बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। और तरह के काम प्रोवाइड किए जाएंगे, बस इसमें मैकेनाइजेशन लाना है। जो अभी डाटा था वो मैंने बता दिया है। बाकी ये कुछ डाटा इरेलेवेंट है और कुछ डाटा गलत भी है। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एस्टिमेट किया है कि 100 करोड़ सैनिटेशन वर्कर, 100 करोड़ सैनिटेशन वर्कर तो है नहीं। बाकी स्टेट्स का एफर्ट बताया कि भाई 12 स्टेट्स ने अच्छा काम किया, 17 स्टेट्स ने अच्छा काम नहीं किया। ये भी आप याद नहीं कर पाओगे, ना ही आपको इतना इंपॉर्टेंट है, ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बस ये है मेन कि कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी। और लगभग 58,000 जो है 2018 तक मैनुअल स्कैवेंजर आइडेंटिफाई किए थे, उसके बाद कोई है नहीं। और लास्ट ईयर के बजट में मैकेनाइजेशन में यानी मशीन से क्लीनिंग करने की बात चल रही है। तो इस बेसिस पे जो है अब ये मैनुअल नहीं करेंगे। और इसमें जो है आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर में जो गवर्नमेंट सोशल कैटेगरीज में बेसिकली 43,797, बेसिकली 97% एससी है। शेयर ऑफ एसटी ओबीसी एंड अदर्स अराउंड 1% है। और मिनिस्ट्री ने रिकॉर्ड शो किया है कि 58,098 मैनुअल स्केजर टिल 2018 में एक बार के लिए कैश ट्रांसफर 40,000 को दिया गया, वाल 18,880 हैड ऑप्टेड फॉर स्किल ट्रेनिंग इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। और 2051 को लोन वोन देके सब्सिडी देके कुछ अल्टर एम्प्लॉयमेंट दी गई है। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल इट इज। अब जूनियर डॉक्टर्स ने थ्रेटन किया है फ्रेश स्ट्राइक्स और वेस्ट बंगाल हॉस्पिटल वायलेंस। सो आपको पता है आरजीकर मेडिकल रेप केस वाली सिचुएशन चल रही है, उसमें 42 डेज की स्ट्राइक थी। अभी फाइनली एक बंगाल के अंदर प्रगनास हॉस्पिटल में फिर से मेडिकल स्टाफ के ऊपर जो है और डॉक्टर के ऊपर अटैक हुआ है। और उसके पीछे रीजन ये था कि उनका कोई जो है हॉस्पिटलाइज हुआ था, वो लेडी की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने ये बोला कि या जो भी मतलब उनका रिलेटिव्स ने फिर अग्रेसिव एक्शंस लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूंगा तो जैसे तानाशाही जो जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, लेट्स से इंडिया में या कहीं पे भी,
जैसे वेस्ट बंगाल की सिचुएशन बताओ, जो तानाशाही टाइप की चीज है वो वेस्ट बंगाल में ये जो दीदी बोलते हैं जिनको, सो उन्होंने तानाशाही टाइप की चीजें बनाई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का कुछ भी नहीं है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, कहीं पे अटैक्स हो रहे हैं, कहीं पे रेप्स हो रहे हैं। ओवरऑल डिग्रेड हो रहा है एज ए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। और उसके अलावा जो सिचुएशन है इसके अंदर की, जैसे उसके बांग्लादेश बॉर्डर से अनआइडेंटिफाइड इमिग्रेंट्स को या रिफ्यूजीज को एंटर कर लेती है एट इलेक्शन टाइम। मुस्लिम्स को जो है मदरसेज में बम बनाने का हथियार रखते हैं, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। इट्स रियली हाई टाइम कि भाई किसी दिन सिचुएशन ना बिगड़े कि उसको सेंटर के प्रोब में रखे, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। नेवी चीफ जो है वो ग्रीस के उससे मिले हैं। नेवी चीफ जो एडमायरल है दिनेश के त्रिपाठी है, ग्रीस कंट्री के ऑफिशियल जो है जिनसे मिले हैं। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है लोआनिस कैफालोगियन नीज, आपस में ओपन सी ट्रेड रूट्स के ऊपर बात किया था। लेड द ग्राउंड वर्क फॉर एडवांसिंग द इंडो इंडो ग्रीक के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन होएगा। फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक नेवल अपॉर्चुनिटी में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, शेयर ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स में, एंड एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी। तो ओवरऑल ये था। बट एज ए कंट्री में बता दूं, ट्रेड रूट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो ग्रीस इज वन ऑफ द fraudest country in European Union, I would say. Greece, Cyprus, Italy, these kind of countries are fraudest country. Be refrain yourself to do trade with such kind of countries until and unless you have any ECGC cover or financial institution cover. Other than that, they will fraud us, and they will not pay you. So always work with the open payment, not open payment terms, but secure payment terms, and always have some insurance check as well. Otherwise, these countries are completely fraud countries. So I would say कि Navy and any other entities or officials, government officials should thoroughly check the conditions of the Greece-like countries because they are fraud people, I would say. उसके बाद चाइना ने ये बोला है कि because that happens with my company as well, जहाँ पे 1.25 करोड़ की 1.2 करोड़ की शिपमेंट्स की पेमेंट अभी तक ग्रीस से आई नहीं है। द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। सो दिस इज इट। चाइना ने बोला है कि सेज इट स्टैंड्स फॉर लेबनान सॉवरेनिटी। तो चाइना तो लेबनान के साथ साथ खड़ा हो गया है, इसराइल के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। और उस सिचुएशन का जो है, चाइना तो फिर है ही अपना, चाइना तो वर्ल्ड के अगेंस्ट चलता ही है जो भी है। अगर चाइना लेबनान के साथ खड़ा हो गया और ईरान से के सपोर्ट से ही लेबनान चलता है, और लेबनान के मेजर लीडर्स मारे गए हैं, और ईरान अगर आ गया, ईरान ने अटैक कर दिया, तो यूएस आ जाएगा, यूएस चाइना आ जाएगा, तो पता नहीं वॉर कहाँ पे सिचुएशन होएगा। लेट्स सी कि इन दोनों के बीच में ही रह जाए इजराइल और लेबनान, और ये खत्म हो जाए। तो बाकी वर्ल्ड पता नहीं कहाँ पे चल रहा है। आपको पता है रशिया यूक्रेन है, आगे मैं बताऊंगा इसराइल पैलेस्टाइन है, अजरबैजान और वहां पे भी चलता रहता है। उसके बाद ये पैलेस्टीन के साथ में लेबनान भी आ गया इधर मिडल। इधर जो अपने कंट्रीज में ये चाइना सबसे पंगा लेता है, पाकिस्तान से, फिलीपीन से, और जापान से, ताइवान से, और यहाँ पे कंट्रीज में आपको पता ही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सब बैठ ही चुके हैं, प्लस श्रीलंका भी बैठ ही चुका है उधर। यूएस जो है सीरिया के ऊपर अटैक करता रहता है। तो ओवरऑल बेसिकली मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज जो है वो दे आर जस्ट जस्ट नॉट डेवलपिंग कम्युनिटी, आई वुड से। दैट इज वर्ल्ड शेक, इट इज नॉट माई ओपिनियन। PM urges participation in Create in India challenges as it is a huge platform। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्रिएट इन इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में उन्होंने बताया है, और उनके बारे में डिस्कशन किया है कि भाई आज के टाइम में नेचर ऑफ जॉब्स जो है वो चेंज हो रही है ड्रास्टिकली। और रियल चीजें तो ये भी है, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बाद में 10 साल बाद रिलेवेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। बच्चे जो आज के टाइम में थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या उस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं, वो थ्योरेटिकल, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एप्लीकेबल है या नहीं, उसको छोड़ के। बट उससे इम्पैक्ट क्या आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, वो स्किल्स तो है ही नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए, कि कि जो जो बेसिक या ह्यूमन लाइफ में रिक्वायरमेंट आती है बंदे को, वो सारी चीजें स्कूल्स या कॉलेजेस में सिखाई जानी चाहिए। फ्रॉम बिजनेस ओपनिंग टू द कंपनी रजिस्ट्रेशन टू द
कार ड्राइविंग स्किल्स टू द हाउस होल्ड एक्टिविटीज, एवरीथिंग की कैसे क्या करने हैं, जुडिशियली एंड ये सारी चीजें, लॉ का बारे में पता होना चाहिए, अपने हक पता होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें सिखाई जानी चाहिए कॉलेजेस एंड स्कूल्स में, और उसके बाद टेक्नोलॉजी फॉर श्योर। सो इसमें क्रिएटिव इंडिया चैलेंजेस में मोदी जी ने कहा है कि सेक्टर्स जो है, नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, नए सेक्टर्स में गेमिंग में, एनिमेशन में, रील एंड फिल्म मेकिंग है जो एमर्ज हो रहे हैं। Participates in the 25 challenges under the Creative India theme launched recently by the जो लॉन्च हुआ है क्रिएटिव इंडिया, जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, टू प्रमोट टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। इफ यू कैन परफॉर्म वेल इन एनी ऑफ अबव स्किल्स व्हिच आई हैव मेंशन, तो उसमें जो है, और या आप बैंड का भी पार्ट हो या कम्युनिटी रेडियो का भी पार्ट हो, तो आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मोदी जी ने ये रिक्वेस्ट की है लोगों के, और फिर अपना मन की बात को भी 10 साल पूरे हो गए तो उसके बारे में भी बताया। और उसके बाद मेक इन इंडिया कैंपेन से जो बेनिफिट मिला है पुअर मिडिल क्लास एमएसएमई इंडस्ट्रीज को, वो और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने में, तो वो भी चीजों के बारे में बताया। और अभी ये भी अर्ज किया है कि फेस्टिव सीजन के टाइम पे इंडिया की चीजें ही बाय करें, ताकि डोमेस्टिक जीडीपी इंक्रीज हुए। जिसमें से एक है ओल्ड टेक्सटाइल ट्रेडिशन ऑफ भंडारा तुषार सिल्क हैंडलूम। सो इट इज गुड थिंग। तो आप क्रिएटिव इंडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आपकी इस तरह की कोई स्किल्स है तो वहाँ पे शो करें, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट भी होएगा। और ये एक ये रिकॉग्नाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड चीज हो जाएगी। अब देखो, मैं बता रहा था यूएस ने स्ट्राइक किया सीरिया के ऊपर, 37 बंदों को मार दिया, जो कि ऑब्वियसली टेररिस्ट से लिंक थे, अलकायदा से लिंक थे उनके, और एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्टेट से। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई, और आपको पता है ना, सीरिया में यूएस की आर्मी रहती है, लगभग 900 से 1000 अभी भी वहां पे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि ओवरऑल जो कैप है, आप लास्ट टाइम आपको बताया कि मिचेल स्टार्क और एक और बंदे थे वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे वो, पैट कमिंस, ये अराउंड 24 करोड़ के आसपास बिके थे। तो बट उसके बाद से ही एक्शन में आ गई थी आईपीएल की टीम, बीसीसीआई और सब फ्रेंचाइजीज की, भाई इंडियन प्लेयर्स को फायदा मिलना चाहिए, ना कि ओवरसीज प्लेयर को। अब इनकी कैपिंग जो है ओवरसीज प्लेयर की 18 करोड़ तक की कैपिंग कर दी है। इससे महंगा कोई नहीं बिकेगा, चाहे मिनी ऑप्शन हो चाहे मेगा ऑप्शन हो। और जो कम में बिकेगा वो तो कम है ही, बट 18 करोड़ से ऊपर कोई नहीं बिकेगा, बस ये मेन हिंट है। उसके बाद जो अपनी इंडियन प्लेयर्स की कैपिंग थी वो बढ़ा दी है। जो 50 लाख की कैपिंग थी वो 70-75 लाख की कर दी है कैप्ड प्लेयर के लिए। और जो 20 लाख की कैपिंग थी वो 30 लाख की कर दी है अनकैप्ड प्लेयर के लिए। फिर सारी सब्सिक्वेंटली चीजों के लिए बढ़ा दिया, 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इस कैपिंग में बढ़ाए हैं कैप्ड प्लेयर के लिए। और जो मिनिमम से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और आगे के उस सिनेरियो में अनकैप्ड प्लेयर के लिए बढ़ा दिया। रेलवे, आपको पता पीएसयू के बीच में मैचेस चलते रहते हैं, तो ये रेलवे ने रिटेन किया है अपना मेडल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप और ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट के बेसिस पे 4-2 से इन्होंने जीता है। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। स्कीम फॉर एससी एसटीज एंड माइनॉरिटीज टू बी रिवैम्प्ड। सेंटर ने ये बोला है कि भाई अभी हमें देखना है, द टर्म ऑफ रेफरेंस मैंडेटेड दैट द कंसल्टेंट वुड रिकमेंड ऑन द सिंथेसिस ऑफ सेक्टोरल एनालिसिस। बेसिकली जितनी भी नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज्यादा है, और इसमें अभी ये चाह रहे हैं कि सारी चीजों का फायदा होता है, सारी स्कीम्स का होता है, और जो जो स्कीम का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको बंद भी करना चाहिए। तो उस हिसाब की वैसे सस्टेन करना है, सिंथेसिस चेक करनी है, ओवर पहले तो एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई स्कीम करो, फिर एनालाइज करो, अगर वो ठीक ठाक कर रही है तो उसको सस्टेन करना है, और कैसे बेनिफिट को बढ़ाया जा सके, ये सारी सिचुएशन है। तो जो एस सी और एस टी की स्कीम आपको मैं बताता हूँ कितनी नंबर ऑफ स्कीम है, तो आप जाके सर्च करो, जैसे भी जो बंदा है जिस तरह का सपोर्ट चाहिए उस हिसाब के नाम से क्लैरिफिकेशन आ जाती है, तो उस हिसाब से आप सर्च करो। जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है इस चीज को, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड है फॉर वाइब्रेंट इंडिया, और फिर प्री मैट्रिक मैट्रिक स्कॉलरशिप है, अटल वायु अभ्युदय योजना है फ्रॉम सीनियर सिटीजन वेलफेयर से, और मशीनरी ऑफ एनफोर्समेंट और प्रोटेक्शन सिविल एक्ट 1995, और एट्रोसिटी एक्ट 1989, और नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसाज एंड माइनॉरिटीज, इतनी सारी है। और अदर स्कीम्स में मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, स्कीम फॉर सेफ्टी फॉर ऑफ वुमेन, सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर वुमेन,
infrastructure facility for judiciary and fast-track special court. The term of reference mandated that the consultant would recommend on the synthesis of sectoral and scheme level analysis on the need to continue the scheme in their existing form, modify, scale up, scale down, or close down the scheme. ये बेसिकली ये लास्ट लाइन पे तुम्हारा सार है कि ये सारी स्कीम्स है, इनको सेक्टोरल एनालिसिस करेगा, फिर मॉडिफाई किया जाएगा, फिर अप भी किया जा सकता है, किसी को डाउन भी किया जा सकता है, या बंद भी किया जा सकता है। एनर्जी फर्म्स लुक्स टू मेक चीपर, आपको पता ही है अभी एनर्जी के पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ईवी आ गया है, उसके बाद हाइड्रोजन है, कोयला है, कन्वेंशनल सोर्सेज है, न्यू सोर्सेज है, सोलर सेल्स है। तो इन सारी चीजों के ऊपर काम चल रहा है और ये सारे एग्जिस्टिंग रहेंगे भी। और तो उसमें जो पर्टिकुलर बड़े बड़े फर्म्स है, आवादा ग्रुप है, थर्मेक्स ग्रुप है, वेल्सपन न्यू एनर्जी है, और हाइड्रो हाइजेंटा ग्रीन, इन सब ने बोला है कि हम हाइड्रोजन एनर्जी को जो है वो चीपर करेंगे। अभी $4 से $5 के राउंड अबाउट पर केजी का प्राइस मिल रहा है, वो $1 to $2 के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, मेरे होम टाउन से चीन से सोनीपत के लिए फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में चल रहा है, और वो वहीं से करेगी, और वहां पे हाइड्रोजन प्लांट भी लग चुका है और उसकी प्रोसेसिंग में चल रही है। तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि हम एफिशिएंट कर देंगे, और इसको एफिशिएंसी होने से कोई एआई की मदद लेगा, कोई सिस्टम्स में एफिशिएंसी लाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक में इंप्रूव करके, तो इसको कॉस्ट को चीप कर देंगे, तो और अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। और अंबानी और अडानी तो जब खेलेंगे, जैसे अंबानी खेल रहा है तो उसने $10 बिलियन का, अंबानी अपने सिस्टम में तो जाने ही नहीं देगा। जब वो दूसरे दूसरे टेलीकॉम सेक्टर में आ गया, रिटेल सेक्टर में आ गया, और फाइनेंशियल सेक्टर में है, और हजारों सेक्टर्स में है। तो जो उसका कोर है, जो एनर्जी वाला है कि पेट्रोल और रिफाइनरी करके देते हैं, तो टेक्सटाइल्स में भी है, तो उसके बाद ये इसको तो छोड़ेगा नहीं। तो इसमें आ गया हाइड्रोजन में, और उसने पहले ही $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का लास्ट जो 47th एनुअल जनरल मीटिंग थी रिलायंस की, उसमें अनाउंसमेंट कर दिया कि हम हाइड्रोजन इकोसिस्टम बना रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें वो श्योर है कि 2030 तक, 2026 तक प्लांट हो जाएगा, 2030 तक $1 पर केजी की प्राइसिंग के ऊपर, $1 के आसपास, 83 के आसपास आपकी प्राइसिंग में बैठ जाएगी। ऐसे ही अडानी भी 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बाय 2030 के प्लान कर रहा है। तो ये है बस इम्पोर्टेंट इसके बारे में। गवर्नमेंट जो है मॉडिफाई कर रहा है आईआईपी को। आईआईपी आपको पता ही होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। बेस ईयर ऑफ न्यू आईआईपी जो है 2011-12 से शिफ्ट होकर 2022-23 हो जाएगा। टेक्निकल एडवाइजरी जो है वो हेडेड करी जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर थे, मरीदुल केसागर, उनके द्वारा। पैनल जो है मिनिमाइजिंग करेंगे रिवीजन इन आईआईपी नंबर्स व्हाइल मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई, क्रिटिक्स तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप रिफाइन कर रहे हो तो पहले डाटा गलत देते थे, अभी ये कह रहे हैं हम मोर रिफाइनमेंट कर रहे हैं, मोर एक्चुअलाइजेशन डाटा में जाते हैं। डाटा फ्रॉम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 2022-23 विल बी यूज फॉर न्यू फैक्ट्री आउटपुट सीरीज। बस ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है इसमें। और माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल आइटम इंडेक्स, और 2004-2005 के आईआईपी सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 620 आइटम थे उसके पास, बट अभी 397 आइटम ही रह गई है। और जो डिफरेंट बोर्ड है, 14 एजेंसी है, लाइक इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, डायरेक्टर ऑफ शुगर ऑयल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टेक्सटाइल कमीशन, कोल पेट्रोलियम, ज्वाइंट प्लांट कमिटी, रेलवे बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी। अदर मेंबर्स ऑफ द आईआईपी हैव बेस ईयर रिवीजन कमेटी आर सुरेश बाबू एम डायरेक्टर, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज सौम्य। तो इन सब ने ये कहा है कि ये सारे बंदे बेसिकली मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एसबीआई के पटनायक जो है, चीफ इकोनॉमिस्ट जो है आदित्य बिरला ग्रुप से, उन्होंने मेरे इन सारी बॉडीज के इसमें इतने चेंजेस हो जाएंगे, और आगे से बेसिक चेंजेस होगा, तो उस हिसाब से रिवीजन में फर्स्ट फैब टू 2026 में इस बेस ईयर के बेसिस पे डाटा बनाएंगे। आपको पता ना हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट ओसवाल ग्रुप, आपको पता टेक्सटाइल का जो हब क्रिएट किया था नॉर्थ में और लुधियाना में, वो ओसवाल जी है, जो कि पद्म भूषण अवार्डी भी है। और इनके साथ 7 करोड़ की ठगी कर ली है साइबर क्राइम के बेसिस पे। उन्होंने ये बोला कि मैंने इनके अगेंस्ट में एक वो नोटिस भेज दिया फेक अरेस्ट का, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपके मलेशिया से कुछ पार्सल्स है, उसमें इतने बंदों का जो है पासपोर्ट मिला है, ये आप पीएमएलए एक्ट के अंदर, और इसके अंदर जो है आप वो हो गए हो, कन्विक्टेड हो गए हो। तो फिर
तो उनसे पैसे डिमांड किए तो इन्होंने 7 करोड़ ट्रांसफर भी कर दिए, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है फिर बाद में पहले इन्होंने बोला कि हम मैंने तो किया ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल करके सारे मतलब पुलिस यूनिफॉर्म और उस सारे उस पे और पूरे सेल और उसके बेसिस पे, मतलब वही है कि डिजिटली अरेस्ट कर लिया, और डिजिटली अरेस्ट करने के बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है तो वो एक बार के लिए डर जाता है, और फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन किया। बट फाइनली फिर लुधियाना पुलिस ने, लुधियाना साइबर क्राइम सेल ने 2 दिन के अंदर ही पकड़ लिया, जिसमें से 5.25 करोड़ की रिकवरी हो गई है। बाकी अभी भी 1,75 लाख की पेंडिंग है। तो भाई बी प्रॉपर अवेयर अबाउट द सिचुएशन कि आप डिजिटली अरेस्ट ना हो, साइबर स्कैम से बचे रहे और इस तरह की चीजों से बचे रहे। इलेजरी आज का वर्ड ऑफ द डे है, इलेजरी मतलब इल्यूजन होना, नेचर ऑफ इल्यूजन मतलब भ्रम वाला नेचर होना चाहिए। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।